मैंने समझाया आपको से सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव होता है मंत्रियों का। ठीक है, मंत्री जो होते हैं, ठीक है, मंत्री जो होते हैं, मंत्री नहीं, ठीक है, मंत्री परिषद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के लोकसभा। प्रति उत्तरदायित्व होंगे। हमारे यहाँ शासन की बात करेंगे, हमारे यहाँ सरकार का कौन सा स्वरूप को अपनाया गया है, तो ध्यान में अच्छा। रखना है, सरकार का स्वरूप की बात करेंगे, संसदीय है। कैसा स्वरूप है, संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। ठीक है, अगर पूछेंगे शासन का स्वरूप कैसा है, तो शासन का स्वरूप हमारे यहाँ संघीय है। ठीक है, सरकार का स्वरूप संसदीय है और शासन का स्वरूप कैसा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संघीय। तो संघीय है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि हमने संघीय व्यवस्था को क्या किया है, अपने यहाँ हमने अपनाया है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। फिर आगे चलेंगे, सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। ठीक है, अगर संसदीय व्यवस्था की जब भी बात करेंगे तो संसदीय व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत ही कहता है कि भाई उत्तरदायित्व कैसा होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति मतलब क्या होगी, सामूहिक रूप से क्या होगी, उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वो एक दल की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कोई भी मंत्री पार्टी लाइन से बाहर जाके काम नहीं करेगा, सभी के सभी एक दल की तरह कार्य करेंगे और समान रूप से मतलब क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। ठीक है, और किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जब जब लोकसभा, देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है, ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव किसी पार्टी के खिलाफ नहीं आता, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग बोल देते बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, वो कहने के कह देते, लेकिन वो शब्द मेंस में आप नहीं लिखेंगे। सरकार के जो मंत्री परिषद जो होता है उसके खिलाफ क्या आता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहां पे आएगा, तो हमेशा लोकसभा में आएगा। कहां पे आएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो हमेशा कहां पे आएगा, लोकसभा में आएगा। क्योंकि लोकसभा में क्यों आएगा विश्वास प्रस्ताव, क्योंकि हमारे संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत की सरकार होती है कि नहीं। जी सर। अब बहुमत कहां पे साबित हमको करना है, तो बहुमत हमको लोकसभा। साबित करना है लोकसभा में। ठीक है, तो इसीलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो वो भी आपको कहां पे आएगा, लोकसभा में आएगा। ठीक है, जब लोकसभा, ठीक है, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हो, त्याग पत्र देना पड़ता है। मैंने क्या बताया, मंत्री हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में किसी भी सदन से बन सकता है, चाहे लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। दूसरी बात, अगर कोई भी मंत्री है, देखिए मंत्री बनना सदस्य होना दोनों में अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति मंत्री तो बन सकता है लेकिन वो सदस्य दोनों में से किसी एक सदन का होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति की बात करें राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, समझ गए, ये राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है। लेकिन जब मंत्री बन जाता है तो इनके पास एक फ्री चीज हो जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री है लेकिन वो सदस्य अगर लोकसभा है तो राज्यसभा में जाके बोल सकता है। कोई व्यक्ति मंत्री अगर सदस्य अगर राज्यसभा का है तो लोकसभा में भी जाके बोल सकता है। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा लोकसभा में, तो भले ही वो सदस्य राज्यसभा से क्यों ना हो, अगर वो मंत्री के पद पे तो इस्तीफा उसको भी देना पड़ेगा। क्लियर, मतलब अविश्वास प्रस्ताव आ तो रहा है लोकसभा में, लेकिन वो सदस्य भले ही राज्यसभा से है लेकिन मंत्री है, तो इस्तीफा उसको भी देना पड़ेगा। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आता है, किसी सदन में आता है लोकसभा मंत्रिपरिषद। में, लेकिन आता मंत्री परिषद के खिलाफ आता है। और मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो सकती है। ठीक है, जी इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने का आधार दे सकती है कि सदन जनमत की निष्ठापूर्ण प्रभुत्व नहीं करता और नए चुनाव की मांग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद को सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला से भाई, राष्ट्रपति का काम क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेंगे। लेकिन अगर मंत्री परिषद के सलाह पे काम करेंगे लेकिन मंत्री परिषद के पास बहुमत ही नहीं है, तो राष्ट्रपति फिर उनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसा विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में जब सदन का जब आखिरी दिन बचा हुआ था, तो इन्होंने विधायक इतने भी संसद वगैरह सबका सैलरी बढ़ाकर कितना कर दिया, दोगुना कर दिया। ठीक है, एक दिन बचा हुआ है, ठीक है, मतलब इसके बाद संसद चलेगी नहीं, मात्र एक दिन बचा हुआ है, इन्होंने क्या किया, पूरे सबका सैलरी बढ़ाकर दोगुना कर दिया। ठीक है, राष्ट्रपति ने उसे मानने से इनकार कर दिया, राष्ट्रपति ने उसको पास नहीं किया। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। तो जहां पे बहुमत होगी वहीं पे राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए मंत्रिपरिषद के बाध्य है, बिना बहुमत के राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे अच्छी अगर कुछ पूछेगा लक्षण क्या है, तो बोलेगा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। क्या होता है? संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे बढ़िया लक्षण की बात करेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्री के लिए क्या होते हैं? एक बाध्यकारी होते हैं। समान। ठीक है, बिल्कुल, क्या होता है? सबके लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, यहां तक कि मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार उनके विरुद्ध हो, सभी मंत्रियों का कर्तव्य कि मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने तथा संसद के बाहर और भीतर उनका समर्थन करे। अब मान लीजिएगा, एक चीज मैं बताता हूं, आप कभी कभी देखते हो किसी सांसद को अपने पार्टी के खिलाफ बोलते हुए देखते हैं, जैसे वरुण गांधी थे, अपने पार्टी के खिलाफ बोल दिया जैसे किसान वाला मुद्दा पे, या किसी मंत्री को अपने पार्टी के खिलाफ बोलते हुए देखे हैं? व्हीप जारी होता कोई है भी ना उन लोगों मंत्री, के खिलाफ। कोई भी मंत्री अपने पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वैसे तो उस पे भी विहप जारी कर पत्र सकते होता हैं, है। संसद सदस्य पे भी कर सकते हैं। एक कोई भी मंत्री अपने पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा, सदस्य बोल देगा लेकिन कोई मंत्री नहीं बोलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि सिंपल बात है, से भाई साहब जो भी निर्णय जो होता है सभी के विचार विमर्श सर्वसहमति से होता है, इसलिए कोई भी मंत्री, सभी मंत्रियों का कर्तव्य बनता है, उसका ड्यूटी बनता है कि भाई साहब तू मतलब मंत्रिमंडल की सभी कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने तथा संसद के बाहर तथा भीतर दोनों जगह पर उनका समर्थन करे। यदि कोई मंत्री, यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है, तो उसे त्याग पत्र दे देना होगा। पूर्व में कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल के साथ अपने मतभेद के चलते कई बार त्याग पत्र दिए हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले त्याग पत्र अम्बेडकर जी। उदाहरण के लिए 1953 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद के चलते त्याग पत्र दे दिया। सीडी देशमुख ने राज्य पुनर्गठन की नीति पे मतभेद के कारण त्याग पत्र दे दिया। आरिफ मोहम्मद ने महिला, ठीक है, यही आरिफ मोहम्मद जो कि केरल के भी वर्तमान में राज्यपाल बने हुए हैं, ठीक है, तो इन्होंने तलाक के बचाव के अधिकार अधिनियम 1966 में विरोध पे त्याग पत्र दे दिया था। आरिफ मोहम्मद खान जो कि उस समय बसपा के नेता थे, बसपा के नेता थे, अभी बात करेंगे केरल में राज्यपाल बने हुए हैं, ठीक है, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था बाद में। 1986 में इन्होंने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। अगर मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य अगर उनके बातों से सहमति नहीं रखते, त्याग पत्र दीजिए। समझ गए? तो ये हुआ सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हुआ। अब उसके व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी तो होता है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के प्रति होगा। अनुच्छेद 75 की बात की, जैसे मैंने क्या बोला, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? लोकसभा के मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, अगर पूछा जाए व्यक्तिगत दायित्व किनके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि कहते हैं मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद परंत मतलब क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा भी सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटाएगा। प्रधानमंत्री क्या है तो उसको हटा देगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद परंत पद अपने पद में बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो। लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो तब भी मंत्रिपरिषद चाहे तो उसको मतलब क्या कर सकता है, सॉरी, राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री को हटा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री के सलाह पे हटाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने बोला मंत्रिपरिषद, गलत है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पे मंत्री को हटा। रीजन क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहता है उसी को राष्ट्रपति मंत्री पद की शपथ भी दिलाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कहते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कहते हैं। तो फिर हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए मतलब कौन कहेंगे? तो हटाने, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम के नाखुश है, अब मंत्री को बोलेंगे तुम त्यागपत्र दो, मंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहा है। अब किसी भी व्यक्ति सब जबरदस्ती त्यागपत्र तो नहीं लिखा सकते ना। तो ऐसे कंडीशन में प्रधानमंत्री अपने पावर का प्रयोग करेंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे इस मंत्री को हटाइए, मंत्री को हटा देंगे। ठीक है, डिसमिस कर देंगे। कौन करेंगे? हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब प्रधानमंत्री किसी मंत्री से नाखुश होते हैं, जब उनको कहा जाता है तो स्वतः ही मतलब क्या करते हैं? त्यागपत्र मतलब सौंप देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं सौंपेंगे तो बाद में बेइज्जती करके जाएंगे, तो बेइज्जती करके जाने से अच्छा इसे त्यागपत्र ही सौंप दो। ठीक है, बिहार के कुछ मंत्री को हटाया गया था 2 साल पहले। रविशंकर प्रसाद जैसे मंत्री सबको हटाया गया था, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, आईटी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, तो बहुत सारे मंत्री को हटाया गया था।
विचारों में मतभेद के कारण तथा किसी मंत्री के कार्य संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, ठीक है, पहला रीजन। लेकिन मंत्री अगर निकलेगा बेइज्जत होने वाला, वो बोलेगा सर हम त्याग पत्र देंगे देंगे ही नहीं, तब जाके प्रधानमंत्री अपने विशेष पावर का यूज करेगा और किसको कहेगा, राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है। तो पहला कंडीशन है, अगर प्रधानमंत्री मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं तो बोलेंगे तुम इस्तीफा दो, कहानी समाप्त। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो फिर क्या होगा, वो बर्खास्त होगा। और भी बहुत सारी प्रक्रिया, और प्रक्रिया में क्या बताऊं, जैसे मान लीजिए ठीक है, कोई मंत्री है जिद्दी है, ठीक है, मंत्री है जिद्दी है, प्रधानमंत्री बोले इस्तीफा दो, वो नहीं दे रहा है इस्तीफा, राष्ट्रपति को बोलेंगे बर्खास्त कर देने के लिए, या फिर सिंपल शब्दों में प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे देंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, मंत्रिपरिषद अपने क्या होगा, अपने आप मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी, ठीक है। अब फिर प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित करे, अपने हिसाब से फिर से मंत्री को बना ले, ये भी एक होता है। लेकिन इतनी प्रक्रिया को नहीं अपनाई जाती है, मंत्री स्वतः ही इस्तीफा दे देते हैं या फिर राष्ट्रपति बर्खास्त कर देते हैं अगर ऐसे कंडीशन में। इस शक्ति का प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम की सिद्धि कर सकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पाया, सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जब तक कि ऐसे कार्यालय, जब तक कि हम ऐसे कार्यालयों को सीमित न करें और उसे मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्तियां प्रदान न करें, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए जो प्रधानमंत्री के पास पावर ही नहीं रहेगा, तो मंत्री जो मन करेगा सो करेगा, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावनाएं नहीं आएगी। तो यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री के अधिकार दिया गया है। तो भाई साहब, कोई मंत्री अगर मंत्रिपरिषद के अनुसार अगर काम नहीं कर रहा है, सामूहिक उत्तरदायित्व को लेकर काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति को बोले से भाई साहब इनको क्या करो, बर्खास्त करो, ठीक है। नहीं तो मंत्री तो अपने मन से काम करने लगेगा, किसी बिल पे सहमति नहीं रखेगा, वो मंत्रिपरिषद एक्स की तरफ चलेगा, वाई की तरफ जाएगा। आप देखेंगे कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। अब विधिक उत्तरदायित्व क्या नहीं, इसको समझिएगा, ठीक है। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। मतलब ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री के द्वारा क्या होता है, हस्ताक्षरित होता है। यदि वो आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पे होता है, समझ रहे हैं ना। तथा वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, मंत्री अपने कार्यों के प्रति किसी न्यायालय के प्रति सामने नहीं जाएंगे। ब्रिटेन में यह मुहावरा विविध रूप मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, मतलब राजा, किंग्स नेवर रॉन्ग, ठीक है, राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चला जा सकता। मतलब ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश की बात के मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है तथा वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्रिटेन में यह कहावत भी है, विधिक रूप से माने कि राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता, और तो उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चला जाता राजा के ऊपर, किस पे चलेगा, मंत्री के ऊपर। दूसरे भारत में क्या है, संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार का विधिक जिम्मेदारी का कोई भी उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री हस्ताक्षर करे। मतलब राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश अगर जारी किया गया तो कोई मंत्री को जरूरत नहीं सोचे हस्ताक्षर करे, जबकि ब्रिटेन में करते हैं। यहां तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की जांच भी न्यायालय से बाहर हो सकती है, बाहर है। मतलब मंत्री अगर राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का अगर सलाह कर देते हैं तो मतलब क्या होता है, वो जांच के केंद्र, ठीक है, मतलब न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है। मतलब मंत्री के द्वारा किसी प्रकार का सलाह जो होता है, मंत्री अगर किसी प्रकार का सलाह अगर राष्ट्रपति को देते हैं तो क्या होगा, उसका जांच नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा यह, जरा इसको समझते हैं। मंत्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझ लीजिए, बहुत लोगों का इसमें डाउट होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, ठीक है। कितने श्रेणी होती है, 3। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कैबिनेट मंत्री, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। फिर आता उनके सहायता के लिए होते हैं राज्य मंत्री, और सबसे अंतिम में वो कौन होता है, उप मंत्री होता है। उनके बीच का अंतर पदक्रम, वेतन तथा राजनीतिक महत्व का है। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। जो सरकार का उच्चतम मतलब क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख नहीं। कौन सा प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब आते हैं
कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है इसके पास जाएगा, कैबिनेट के पास जाएगा। जैसे गृह हो गया, रक्षा हो गया, वित्त हो गया, विदेश हो गया, सबके सब अन्य मंत्रालय किसके पास जाएगा? कैबिनेट के पास। वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं तथा उसकी बैठक में भाग लेते हैं। कैबिनेट की बैठक में कौन भाग लेगा? जहां पे प्रमुख निर्णय लिए जाएंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री। तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री। अतः इनके उत्तरदायित्व की परिधि की बात करेंगे तो संपूर्ण केंद्र सरकार पे होगा, ठीक है। इनका उत्तरदायित्व का परिधि, इस क्षेत्र की बात करेंगे तो पूरे के पूरे केंद्र सरकार पे इनका उत्तरदायित्व होगा। राज्य मंत्रियों, ठीक है, राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है, ठीक है। क्या देते हैं उनको? राज्य मंत्री को ना स्वतंत्र प्रभाव दे दिया जाता है, ठीक है। मंत्रालय विभाग का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है, मतलब सिंपल शब्दों में क्या है, तो कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी किनको बनाते हैं? तो राज्य मंत्री को बनाते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है किसे? राज्य मंत्री के। सहयोग के मामले में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का प्रभार दिया जाता है अथवा मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब वित्त मंत्री का, वित्त मंत्री साहब है, अब वित्त मंत्री का मतलब कोई कार्य है, ठीक है। वित्त मंत्री नहीं है तो चलो उनके कार्य को कर दिया है। फिर वित्त मंत्रालय में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है तो किसी विशेष डिपार्टमेंट का उनको प्रमुख बना दिए, ठीक है। तो ये सब कार्य उनको सौंपा जाता है। सिंपल से राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। दोनों ही मामलों में कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह तथा उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। किसके अधीन काम करेगा? कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करेगा। अब आते हैं स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार के मामले में वो अपने मंत्रालय के कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह पूरी शक्ति एवं स्वतंत्रता से करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार जब अगर मिल जाएगा तो, ठीक है। हालांकि वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार अगर दे दिया जाए किसी मंत्री को, राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा तो उसके पास एक तरह से कैबिनेट जैसे ही शक्ति आ जाती है कि जो भी मंत्रालय उसको दिया जाएगा स्वतंत्र प्रभार में, ठीक है, वो उसका हेड हो जाता है और कैबिनेट मंत्री की तरह ही मतलब पूरी स्वतंत्रता से उसका कार्य करता है। लेकिन फिर भी वो कैबिनेट का सदस्य नहीं होगा तथा उनकी बैठकों में भी भाग नहीं लेगा। वे तब तक बैठक में भाग नहीं ले जब तक उन्हें उनके मंत्रालय संबंधी किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाए। बैठक में भाग लेगा, ठीक है, राज्य मंत्री की बात करेंगे, ठीक है, बैठक में भाग लेगा, लेकिन कब लेगा? जब उसके मंत्रालय से संबंधित किसी प्रकार का विशेष काम है और उसको ऐसा आमंत्रित किया जाए। देखिए जब भी कैबिनेट की बैठक होगी सारा कैबिनेट मंत्री दौड़ के आएगा, ठीक है, सब कैबिनेट मंत्री को पहुंचना है क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लेना है वहां पे। लेकिन राज्य मंत्री को जब बुलाया जाएगा तभी। अगला में जो आता है, ठीक है, ध्यान में, अगला में आता है क्रम में उप मंत्री आता है। उन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। इनके पास किसी प्रकार का स्वतंत्र विभाग नहीं होता है। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की सहायता करने के लिए प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं लेते, ठीक है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्रियों की एक और श्रेणी है जिन्हें संसदीय सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? क्या कहते हैं? संसदीय सचिव कहते हैं। वे मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मंत्रालय कहते हैं। उनके पास कोई विभाग नहीं होता, ठीक है। क्या होता? उनके पास कोई विभाग नहीं होता संसदीय सचिव के पास। उनके पास कोई विभाग नहीं, तो वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता करने के लिए नियुक्त होते हैं। हालांकि 1967 में राजीव गांधी की सरकार ने प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव की नियुक्ति नहीं किया गया है, ठीक है। 1967 से किसी प्रकार का संसदीय सचिव की नियुक्ति नहीं किया गया है। अब आते हैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में हम लोग बांध लेते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले मंत्री परिषद की संख्या निर्धारित होती है जो कि आपने कितना 15% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 15% होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट का मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। मंत्री परिषद कितना होता है? 15%, ठीक है। अब मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित नहीं, समानांतर 60 से 70 मंत्री, आपको 15% निकाल लीजिए, 500 का निकालिए, कितना होगा? 15×5 = 75। तो 60 से 70 के आसपास इसमें देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 20 से, इसकी संख्या कितनी बार होगी ये प्रधानमंत्री तय करेगा। 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, 19 हो सकती है, 25 हो सकता है। अब इधर संख्या पढ़ेंगे तो टोटल मंत्री परिषद में से संख्या कम करना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब का टोटल मंत्री परिषद कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। आप कैबिनेट को बढ़ाओगे तो इधर कम करोगे।
मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री आपको मिलते हैं। इसमें कैबिनेट मिलेंगे, राज्य मिलेंगे, उप मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, केवल के केवल कैबिनेट मंत्री होंगे, जो कि किसका भाग है, तो मंत्रिपरिषद का भाग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करते, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। जबकि क्या होता है, ये निकाय की तरह है, ये सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है, सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। ये सभी ये यह राज्य मंत्री जो होगा, इसमें इसमें से मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा राज्य मंत्री, कैबिनेट वाला जब बुलाएगा तब जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन कैबिनेट की बैठक होगी तो ये कैबिनेट वाले हमारे से जाएंगे। ये सभी शक्तियां प्राप्त है परंतु कागजों पे है, ठीक है। ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है, उनके लिए कार्य करता है। इसके कार्य, हाँ बिल्कुल, इसके कार्य का निर्धारण कौन करेगा, तो इसके कार्य का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, कैबिनेट वाले। ये मंत्रिपरिषद के राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पे क्या होता है, बाध्यकारी होता है। ये मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू नहीं कर सकता है। ये जो है आपका, ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो ये मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू नहीं कर सकता। ये मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों को अनुपालन और देखरेख कर सकता है, ठीक है। ये एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या आपका संवैधानिक है, मंत्रिमंडल कोई संवैधानिक निकाय नहीं। मंत्रिमंडल की चर्चा केवल एक बार हुआ, 352 में हुआ है। जी सर। इसमें हुआ है 352 में केवल इसका चर्चा हुआ है। जबकि ये क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। ये एक संवैधानिक निकाय, इसका विस्तृत वर्णन संविधान के 74-75 में किया गया। इसका आकार वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति देखकर करता है। यह ब्रिटेन में, ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटेन में, ठीक है, विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इसे विधायी मंजूरी प्राप्त है। अतः वेतन में भट्टे अधिनियम 1952 मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया गया है, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। इसमें उप मंत्री भी शामिल है, ठीक है। तो शुरू में तो आप यहाँ पे लिखेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा ये यहाँ पे लिखा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति के आकार पे करता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, बाद में इसको 15% कर दिया गया। कब कर दिया गया 15%? संविधान में तो नहीं था ना, जी सर, 2003 में किया गया ना, सर, का मानवा संविधान संशोधन, ठीक है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन था। यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं, मंत्रिपरिषद का आकार 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन ये संविधान में मूल चीजें तो नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे संविधान के मूल चीजों को लिखा है। और जबकि बात करेंगे मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान में व्याख्या रूप से किया गया बहुत 74-75 में। मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल एक जगह पे मिलता है, कौन से, तो 352 में। कहां पे मिलता है, कैबिनेट शब्द का प्रयोग की बात करेंगे 352 में आपको केवल देखने को मिलता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। अतः संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। जबकि मंत्रिपरिषद क्या है, संविधान के मूल स्वरूप में शामिल है। अनुच्छेद 74-75 मंत्रिपरिषद की चर्चा करता है। तो भाई साहब, मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए। इसकी अध्यक्षता मतलब कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह से, मंत्रिमंडल की सलाह से काम नहीं करते। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेटों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, इसके कार्यों एवं शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। दूसरे शब्द में हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन के संसदीय परंपराओं पर क्या है, आधारित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज लिखा है बहुत सुंदर, ठीक है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा से। यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। लेकिन लागू कौन करता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होगी, इसकी लागू कौन करेगा, तो कैबिनेट करेगा। मतलब निर्णय कहाँ लिए जाएंगे, निर्णय मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे। थोपा किस पे जाएगा, पूरे मंत्रिपरिषद पे। मतलब मंत्रिमंडल जो निर्णय को लोगा उसको मंत्रिपरिषद क्या करना है, लागू करवाएगा, लागू करेगा, ठीक है। उसको मतलब मान लेगा, मंत्रिमंडल लिया तो सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये, उसके बाद एक चीज और समझना है, 3 तक ने यहाँ पे देखा था ना, हाँ। मंत्रिमंडल की भूमिका देख लेता है। ये हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। ये केंद्र सरकार के मुख्य नीति निर्धारक का कौन है, मंत्रिमंडल है, परिषद नहीं, मंत्रिमंडल। ये केंद्र सरकार के उच्च कार्य करने की बात करेंगे, वो भी आपका मंत्रिमंडल है। अब देखेंगे, ये केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है। ये राष्ट्रपति के सलाहकारी संस्था तथा इसका परामर्श उस पर क्या है, बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक तथा सभी आपातकालीन स्थितियों की बात करेंगे, निपटती है इसमें।
ये सभी बड़े विधायक वित्तीय मामलों से मतलब क्या कर निपटती है। यह उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति का नियंत्रण कौन करता है, यही करता है। ये विदेश नीतियों का, विदेश मामलों को देखता है, कौन देखता है, तो ध्यान रखें, सबके सब कौन देखेगा, तो सबके सब का कौन देखेगा, मंत्रिमंडल। कौन करेगा, मंत्रिमंडल। एक सब का मंत्रिमंडल कर रहा है, लेकिन नाम किसका हो रहा है, तो नाम आपका हो रहा है मंत्रि परिषद का हो रहा है। सारे महत्वपूर्ण फैसला कौन ले रहा है, ठीक है, मंत्रिमंडल ले रहा है, लेकिन मंत्रि परिषद के नाम से हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सारा फैसला ले रहा मंत्रिमंडल, लेकिन सारे के सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे, तो सारे के सारे काम ध्यान में रखना है, मंत्रि परिषद के नाम से ही किए जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। कल के क्लास में भूमिका एवं वर्णन हम लोग देखेंगे सवाल से मंत्रि परिषद मंत्रिमंडल के संदर्भ में क्या सर, अरे खत्म होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं भूमिका एवं वर्णन, इसका देख लेते हैं, ठीक है। कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की भूमिका की है, विशेष रूप से ब्रिटेन, विशेष रूप से, ठीक है, ब्रिटेन की ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की व्याख्या की है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही है। इनमें से प्रमुख इस पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्यों सही है, क्योंकि हमने ब्रिटिश की संसदीय व्यवस्था को ही तो अपने अपनाया है ना, इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही होता है। रमजे मेयर ने इसे राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा है, ठीक है, क्या कहा है, इसको सर मंत्रिमंडल को ना, मंत्रिमंडल को बिल्कुल ठीक है, मंत्रिमंडल को, ठीक है, मंत्रिमंडल को जहाज रूपी जहाज का क्या कहा है, ठीक है, राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है। बेबल ने, ठीक है, कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार है, राजनीतिक वस्तु का आधार क्या है, कैबिनेट के बारे में कहा। सर जॉन मैरियट की कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी क्या होती है, घूमती है। गैल्वेस्टन जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय मतलब क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। बारकर ने बोला है कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। इसमें से कुछ याद कर सकते थे रखिए, जब कैबिनेट वगैरह से प्रश्न आए तो एक दो को दाग दीजिएगा, ठीक है, हालांकि सब तो याद नहीं है, हालांकि ये याद रख सकते हैं। गैल्वेस्टोन का कथन क्या है, तो भाई साहब कैबिनेट जो है सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय क्या करता है, परिभ्रमण करता है। किसने कहा था, गैल्वेस्टोन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, कब थे गैल्वेस्टोन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस की स्थापना के दौरान नहीं थे क्या गैल्वेस्टोन। बेगे हाट की बात करें, कैबिनेट हाइफन है जो कार्यपालक एवं विधायिका विभाग दोनों के साथ मतलब क्या रहती है, जुड़ी रहती है, ठीक है, कार्यपालक, ठीक है, कार्यपालक, बीच में हाइफन समझ लीजिए, किसके बीच में, विधायी, ठीक है, तो बीच में हाइफन कौन है, तो बीच में हाइफन जो है कैबिनेट है। सर आइवर जेनिक्स ने कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है, ठीक है। एक्चुअली में सबके सब कमेंट जो है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में किए गए हैं, लेकिन भारतीय पार्लियामेंट के संदर्भ में भी ये सारी चीजें मतलब क्या उपयुक्त बैठती है। एलएस यमरी ने कैबिनेट सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण है। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीत होती है कि रमजे मेयर ने इसे कैबिनेट की तानाशाही तक कहते हैं, ठीक है। ऊपर में मेयर साहब क्या बोल रहे थे, राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील है, इन्होंने तानाशाही तक भी कह डाला। अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड में वो लिखते हैं कि ये एक ऐसा निकाय है जो अत्यधिक शक्तिशाली तथा इसका वर्णन सर्वशक्तिमान निकाय के रूप में किया जा सकता है। जब भी ये बहुमत द्वारा इस स्थिति जब भी जब भी बहुमत द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करती है तो स्थिति प्रसाद द्वारा प्राप्त अहंक निरंकुशता जैसी होती है। यह निरंकुशता पिछली दो पीढ़ियों की तुलना में अत्यधिक पूर्ण है। यह विवरण भारतीय संदर्भ में भी काफी हद तक सही बैठती है। मान लीजिए किसी भी मंत्री परिषद किसी न किसी पार्टी का होगा, उसके बाद पूर्ण बहुमत है, तो एक तरह से क्या होगा, निरंकुशवाद को तो जन्म भी तो ले सकता है, क्योंकि सारा निर्णय ले काउंटर कैसे करोगे आप, कैबिनेट के निर्णय को मतलब मंत्रिपरिषद के निर्णय को तो आप काउंटर नहीं कर सकते हो भाई, कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, राष्ट्रपति भी मानने के लिए बात है। अगर मंत्री परिषद अगर राष्ट्रपति को सलाह देता है, फिर कोई मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, उसको जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है ना। इसीलिए तो राष्ट्रपति शासन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग देखने को मिला। हालांकि बाद में बोला गया अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अगर निर्देश अगर राष्ट्रपति को देते हैं, सलाह अगर देते हैं, राष्ट्रपति उन शक्ति का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति की इस शक्ति का रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग को बहुत हद तक मतलब रोक दिया गया। अब देखेंगे एक किचन कैबिनेट होता है जिसको आंतरिक कैबिनेट कहते हैं, फिर किचन कैबिनेट कहते हैं।
ये कैबिनेट की बात उसी तरह का होता, कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। वही कैबिनेट की जो बैठक होती है उसी को आंतरिक किचन कैबिनेट भी कहते हैं। ये कैबिनेट 15 से 20, ठीक है, महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला एक छोटा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने से दो चार प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है, जिससे वो समस्या की चर्चा करता है। एक कैबिनेट में क्या होता है? कैबिनेट में 20-25 मंत्री होते हैं ना, 20 हो गया, 15 से 20 मंत्री आ गए। और किचन कैबिनेट थोड़ा उससे भी छोटा होता है। वही कैबिनेट के कुछ मंत्री जो होते हैं, मतलब कैबिनेट में 20 गो मंत्री हैं। मोदी जी के मान लीजिए 20 गो में अमित शाह है, राजनाथ सिंह जी हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन उसमें से भी क्या होगा? अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, निर्मला सीतारमण, क्या होगा? बहुत ज्यादा करीबी है, पता ना, सब पार्टी में अपना होता है। तो कैबिनेट से भी छोटा करके एक और कैबिनेट बना लिया, जहां पे प्रमुख निर्णय ले सकते हैं। ये प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों की पर सलाह देती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अपितु इसके बाहर की भी, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र और पारिवारिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री तो ठीक है, और वैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री को अच्छा दिशा निर्देश दिखाए। भारत में लेकिन प्रत्येक प्रधानमंत्री के आंतरिक, क्या है? कैबिनेट सिर्फ था जिसमें मंत्रिमंडल था, हाँ, तो कैबिनेट में उसमें कोई तो दूसरा नहीं कई जाएगा, मंत्री होते थे। कैबिनेट के बाद बाहर आना ही नहीं चाहिए। कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया, जब तक वो, ठीक है, जब तक उचित न समझा जाए तब तो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता है। मतलब कैबिनेट में ना तो मीडिया अलाउ होता है, ना तो कुछ भी होता है। कैबिनेट की बैठक पूरा सेक्रेट होती है, ठीक है। उसके फैसला को कोई मंत्री जाके बाहर ऐसे ही जाके नहीं बोल सकता है। कैबिनेट में यह भी फैसला लिया जा सकता है से आज मतलब बालाकोट पे फिर से स्ट्राइक करना है, ठीक है। यह भी फैसला लिया जा सकता है, भाई साहब देश में महंगाई बहुत हो गया, पेट्रोल का कीमत बढ़ाओ, ठीक है। बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है, एक घेरे के अंदर घेरा। इंदिरा गांधी के जमाने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता था। प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट स्वामित्व का आश्रय निम्न कारणों से लिया जाता है, मतलब संविधान से बाहर की चीज है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संवैधानिक राइट्स नहीं है। यह एक छोटा अंग है, निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है, ठीक है। मतलब कैबिनेट का विशाल आकार से प्रभावशाली है निर्णय लेने के मामले में, लेकिन उससे छोटा है। इसकी बैठकें होती रहती है, सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अत्यधिक तत्परता से निपटाता है। यह प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने की गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। हालांकि इसके बहुत सारे दोष भी है। कौन कौन से दोष हैं? यह उच्चतम निर्णय करने वाली अंग के रूप में कैबिनेट की महत्ता व अधिकारों को कम करती है। मान लें कैबिनेट में आप किसी चीज को फैसला को ले लिए, तो भाई वहीं पे डिसाइड कर लो ना, करना है कि नहीं करना है। अब फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे कि मान लेंगे कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है, समझिएगा इसको, बहुत मार्केबल बात बता रहा हूं। कांग्रेस की सरकार बनी 2005 से, ठीक है, नहीं, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है, रही कि नहीं? 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही। क्या सोनिया जी ने कोई भी मंत्रालय में काम किया? किसी भी मंत्रालय में थी सोनिया जी? इस दौरान राहुल गांधी किसी मंत्रालय में था? नहीं, वो भी नहीं था। लेकिन ये सबके सब किचन कैबिनेट का हिस्सा था। हाँ, कैबिनेट कौन सा काम करेगी, सारा का सारा निर्णय कौन लेता था? यही यही था। लोग लेते थे। ये तो कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है। जी सर, तो नहीं इसको है। किसमें शामिल कर सकते हैं? इसको किचन कैबिनेट में क्या कर सकते हैं? इसको शामिल करते हैं। तब तक बोला जाता है कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी के इशारों पे काम करती है, जबकि हाँ, सोनिया वही गांधी, सॉरी, सोनिया गांधी मनमोहन कुछ सिंह भी का तो काम नहीं होता थी। था ना सर। जी, मनमोहन सिंह संजय का काम गांधी, होता था, ठीक है, तो किसी नहीं। भी मंत्री के पद पे आई थिंक नहीं रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी के शासन में संजय गांधी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, ठीक है। दैट मीन्स किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। लेकिन किचन कैबिनेट क्या होता है? प्रधानमंत्री के सलाह देने वाली एक संस्था होती है। लेकिन किचन कैबिनेट किसके महत्व को काम कर देता है? तो कैबिनेट के महत्व को क्या करता है? कम कर देता है, क्योंकि कैबिनेट में सारे के सारे मंत्री बैठे हुए हैं। सब वहां पे कुछ ले लिया, फिर से जा रहे हो पूछने, किससे जा रहे हो? अपने लोगों से पूछने जा रहे हो, जिसमें से कुछ लोग हैं कैबिनेट के भी शामिल, आपके मित्र भी शामिल हो सकते, परिवार के भी शामिल हो सकते, पार्टी के प्रमुख लोग शामिल हो सकते हैं। तो कैबिनेट की महत्ता को कम करता है, क्योंकि इसमें बाहरी व्यक्ति का क्या होता है? प्रवेश होता है। जो तो न मिनिस्टर है न तो कुछ है, फिर भी वो आ चुका है। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उसकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है। आंतरिक एक किचन कैबिनेट का सिद्धांत, जहां पहले से तय निर्णयों को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, भारत में अनोखा नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में प्रचलन में है तथा सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने में काफी शक्तिशाली हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट का मीटिंग बुलाया,
ठीक है, फैसला ले लिया गया, तो ठीक है, तो ये चीज किया जाएगा, मतलब किसी भी मैटर पे फैसला लिया है, कैबिनेट ने बोला ठीक है ओके। अब पीएम साहब गए कहाँ पे, अपने किचन कैबिनेट में गए, और किचन कैबिनेट के लोगों ने सलाह दिया ऐसा नहीं, आपने जो फैसला लिया वो गलत है। अब कैबिनेट की भूमिका क्या होगी, पर शून्य हो होगी। गया ना। प्राइम मिनिस्टर अपने अपने चीजों से पलट सकते हैं, हम्म, और कैबिनेट के जो मिनिस्टर है एंगेज में भी नहीं जा सकता है, तो कुछ भी नहीं कर क्योंकि सकता है। सामूहिक प्रति उत्तरदायी है, अब प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा, तो इस तरह से उनकी भूमिका को क्या करता है, कम कर देता है। काम कर ठीक देता है, है। ज्यादा पावरफुल हो गया ना हाँ इसलिए। बिल्कुल पावरफुल हो गया, बिल्कुल पावरफुल हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल से देख लेते हैं। 74 की बात है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना होता है। मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिपरिषद रहेगा जो कि राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देगा। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान 75 में, प्राइम मिनिस्टर की भी नियुक्ति आ जाती है इसमें, ध्यान में रखेंगे। और भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन 77 में है। ठीक है, 78 में है, प्राइम मिनिस्टर का दायित्व होगा से राष्ट्रपति को सूचना मांगने पे उनको सूचना दे। 88 के सदनों में आदरणीय मंत्रियों का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखें सबके सब 88, ये 88 में है। ठीक है, इस सारे का मैंने आपको किचन कैबिनेट बताया, ठीक है, और इतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, किचन कैबिनेट, उप मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री समझने में अभी तक आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा, लेकिन मेरी गारंटी है आज के क्लास के बाद ये चीजें आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं देगी। अच्छे से समझ में आ गया। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग कैबिनेट कमेटी पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में कभी हम लोग कैबिनेट कमेटी को देखेंगे। ठीक है, आई थिंक वी शुड, सभी लोग जगे हुए थे अभी तक। जी सर मैं हाँ तो सर। अभी मिस्टर पीयूष, आप भी जगे हुए थे। बस जगे हुए हैं सर।